ये वाक़या मेरे कज़न के साथ पेश आया था जब वो 3-4 साल के थे। कज़न की फैमिली ने एक ट्रिप प्लान किया नारायण का खान का। सफ़र पे रवाना हुए और थोड़ी देर बाद झील सैफुल मलूक पहुँचे। वो लोग अभी वहाँ खड़े थे कि अचानक से वो छोटा 3-4 साल का बच्चा हंसने लग गया। पहले तो सब ने इग्नोर किया कि छोटा बच्चा है, खेल रहा है, मजाक कर रहा होगा। काफ़ी टाइम गुजर गया लेकिन वो बच्चा ज़ारो क़तार हंसी जा रहा था। बहुत देर हो गई और अब सब परेशान होने लग गया कि एकदम से वो बच्चा चुप हो गया। खैर, इस वाक़े को जल्दी सब भूल गए और थोड़ा वक्त नारायण का खान में गुजारने के बाद सब अपने अपने घर वापस आ गए और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलने लग गई। लेकिन उस छोटे बच्चे में कुछ अजीब तब्दीली आ गई। कभी बेवजह गुस्से में आ जाना, कभी अम्मी से लड़ाई, तो कभी बहन से, तो कभी घर से भाग जाना। आखिर एक आलिम से पता लगा कि जिस वक्त वो बच्चा वहाँ खड़ा था, किसी जिन को वो बच्चा नज़र आ गया और उसने उस बच्चे पर कब्ज़ा कर लिया ताकि अपने लिए उस बच्चे को रख सके। उस साई को उतारते उतारते 16 से 17 साल लग गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बच्चा बिल्कुल सही है। यह वाक़या मेरे रिश्तेदार के साथ पेश आया था। कहानी के लिए है, उनको हम अंकल कह लेते हैं। मेरे अंकल सड़क पे अकेले चलते हुए कहीं जा रहे थे। वो अपना रास्ता चलते हुए जा रहे थे कि इतने में एक सवारी आके रुकी और एक बंदे ने उनसे किसी जगह का रास्ता पूछा, तो उन्होंने रास्ता बता दिया। गाड़ी वाले ने दोबारा पूछा तो उन्होंने दोबारा बता दिया। लेकिन जब गाड़ी वाले ने तीसरी दफ़ा पूछा तो उन्होंने थोड़ा तंग आके कहा कि भाई बता तो दिए मैंने आपको। गाड़ी वाले ने कहा कि आपसे नहीं, ये जो बच्चा खड़ा है इससे पूछ रहा हूँ। जबकि वो वहाँ पे अकेले थे उस वक्त, उस गाड़ी वाले के अलावा। खैर, वो चुप हो गए। गाड़ी वाले ने 1-2 दफ़ा और पूछा और जाहिर सी बात है उनको जवाब नहीं मिल रहा होगा, या कुछ गलत बता रहा होगा, या कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो अंकल को अब थोड़ा थोड़ा मामला समझ में आने लगा, तो उन्होंने उन सवारी वाले से कहा कि भाई अब आपको बस बता दिए, अब आप जाओ। अंकल के अब्बू काफ़ी पढ़ने वाले थे और नूरानी इल्म भी रखते थे, तो उनसे डिस्कस करने पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं रात के 2 बजे घर के 2nd फ्लोर पे किसी से बात कर रहा था और कमरे में अकेला था। मुझे अपनी आँख के कोने से दिखा कि कुछ हिल रहा है और लगा कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन नज़र उठा के देखा तो फीलिंग चली गई। ऐसे होता रहा, मुझे लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, मैं आँख उठा के देखता था तो फीलिंग चली जाती थी। लेकिन उस वक्त सब नीचे थे। थोड़ी देर बाद ऊपर देखने पर किसी औरत का साया मुझे दीवार पर नमूदार होता दिखाई दिया। ये चीज़ 1 मिनट में तकरीबन 4 दफ़ा हुई। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने समझा कि मेरी इमेजिनेशन है और मैं सो गया। अगले दिन फैमिली से पूछने पर हर किसी के पास कोई ना कोई कहानी थी उस कमरे से रिलेटेड, और जिस कमरे में रात को मैं बैठा हुआ था वहाँ 16-17 साल से कोई नहीं गया था। यह वाक़या आज से तकरीबन 8 साल पहले का है, जब मैं किसी रिश्तेदार की डेथ पर गया था। कोयटा में तो रात को उल्लू भी नहीं निकलता, लेकिन हम कज़न्स बाहर वॉक कर रहे थे। कॉलोनी के पास एक घर था जो कि तकरीबन 43 ईयर्स पुराना था और कहा जाता था कि वहाँ पे कोई साया है। हमने तो ना कभी कुछ सुना था ना कभी कुछ देखा था, तो हमने कभी यकीन ही नहीं किया। उस रात को हम सबको शौक़ चढ़ा तो हम उस घर की तरफ चल दिए। घर के पास पहुंचकर चारों तरफ से घूमे और देखा कि एंट्रेंस कहाँ है, और एंट्रेंस को ढूंढने के बाद सब मेन एंट्रेंस पे आके रुक गए। हम सबको एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि अंदर नहीं जाना चाहिए, और जैसे ही हम वापस जाने के लिए पलटे तो एक आवाज़ आई, आगे मत बढ़ना और घर में आ जाओ। हम सब बिना सोचे समझे वापस मुड़े और घर के अंदर चले गए। घर में तकरीबन 6 कमरे थे और बाहर सेन में 2-3 चीज़ें ही थीं, ज़्यादा नहीं, जिन्हें देख के डर लगता हो। तो हम मज़ीद अंदर चले गए। मज़ीद आगे गए तो मंज़र कुछ अजीब सा था।
ऐसे जैसे घर में धमाका हुआ हो। हर 2-3 कदम पर शीशे के टुकड़े पड़े हुए थे, सामान जगह जगह बिखरा हुआ पड़ा था। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कमरों को देखने लग गए। जाहिर सी बात है, हम जवान लड़के थे तो हर कमरे को देख के डर ज़रूर लग रहा था, लेकिन अब शौक भी तो पूरा करना था। एक कमरे में जाते ही हम हैरान रह गए। कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा था, सफ़ेद दीवारें। हम लोग अंदर कमरे में दाखिल हो गए और अंदर जाके देखा कि फ़र्श समेत दरवाजे और खिड़कियां सही सलामत हैं। लेकिन हम जैसे ही अंदर घुसे, हमारे पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। हम दरवाजे की तरफ दौड़े और खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे पे लॉक ना होने के बावजूद दरवाज़ा टच से मस नहीं हो रहा था। हमने बहुत जान लगाई कि दरवाज़ा खुल जाए। काफ़ी नाकाम कोशिशों के बाद आखिर हम रुक गए और वापस कमरे की तरफ पलटे तो हमारी सांसें जमी की जमी रह गईं। हमने देखा कि कमरे में सामान बिखरा पड़ा है, पेंट ख़राब हुआ है, खिड़की ख़राब हुई हुई है। हमारे होश उड़ चुके थे और हम जैसे ही दरवाजे की तरफ वापस मुड़े तो वो आवाज़ दोबारा आई, आगे मत बढ़ना। इस आवाज़ की देर थी कि वहाँ पे जो भी मखलूक थी वो आंखों के सामने नमूदार होने लगी। किसी को याद है कि उसकी आंखें थीं, किसी को याद है कि हाथ थे, लेकिन इससे ज़्यादा किसी को कुछ याद नहीं है। अगली चीज़ जो हम सबको याद है वो यही कि हम सब की आंख घर के सामने खुली थी, और इसके अलावा कुछ याद नहीं है कि हम वहाँ कैसे पहुँचे, किसने पहुँचाया, कब पहुँचाया। इस स्टोरी को बताने का मकसद है कि लोगों को काले जादू के ख़िलाफ़ वार्न किया जाए और ये एहसास दिलाया जाए कि एक दूसरे की इज़्ज़त करना कितना ज़रूरी है। मेरे भी रिश्तेदार थे। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल लेट्स कॉल हिम मामू। वो मामू और उनके दोस्त एक कब्रिस्तान के बाहर हर सुबह क्रिकेट खेला करते थे। उधर ही एक पंडित था जो हर सुबह कब्रिस्तान के चक्कर लगाता था। जवान खून होने के बायस मामू और उनके दोस्त उस पंडित का मजाक उड़ाते थे, उसके कपड़ों का, हालत का, चेहरे का, मज़हब का। लेकिन इस सब के बावजूद उस पंडित ने उनको कभी कुछ नहीं कहा था। ये सब महीनों तक चला, लेकिन उस पंडित ने कभी कुछ नहीं कहा था। लेकिन वो हर सुबह कब्रिस्तान के चक्कर काटता था और कुछ ना कुछ पढ़ता जाता था। एक दिन मजाक अपनी हद तक पहुंच गया तो आखिर उस पंडित ने मामू को कहा, तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो ना? हाँ, हूँ मैं बहादुर, मामू ने कहा। तो उस पंडित ने कहा, मैं तुम्हें जो कहूँगा वो तुम करके दिखाना। हाँ हाँ, मैं कर लूँगा, मामू ने कहा। जवान खून था ना, हामी भर ली। पंडित ने मामू को कुछ चीज़ें दी और कहा कि रात को 3 बजे कब्रिस्तान जाना और जो पहला सड़ा हुआ मुर्दा नज़र आए उसके पास बैठना, छुरी से एक दायरा बना के उसके अंदर बैठना और ये चीज़ें पढ़ना, और 30 दिन तक पढ़ते रहना। मामू ने कहा कि हाँ हाँ सही है, मैं पढ़ लूँगा। रात हो गई और मामू कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। कब्रिस्तान पहुंचकर ढूंढने पर एक ऐसी जगह भी मिल गई। मामू ने बैठकर दायरा बनाया और दायरे में बैठकर जो पंडित ने दिया था वो पढ़ने लग गए। काफ़ी देर तक पढ़ने के बावजूद कुछ नहीं हुआ तो मामू वापस घर आ गए। दूसरे दिन गए, पढ़ा, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन गए, पढ़ा, कुछ नहीं हुआ। तो अब मामू को गुस्सा आने लग गया कि मैं भी किस बंदे की बातों में आके अपना वक्त और अपनी तवानाई ज़ाया कर रहा हूँ। कुछ अरसे बाद वो पंडित मामू को दोबारा मिला तो आपस में कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे मामू को दोबारा गुस्सा आने लग गया। तो मामू ने इस बार हामी भर ली कि अब जो मर्ज़ी हो जाए मैं उसको पूरा करूँगा, और जब पूरा होने पर कुछ नहीं होगा तो मैं इस पंडित का मजाक उड़ाऊँगा, इसके मज़हब का, इसके कपड़ों का, हर चीज़ का मजाक उड़ाऊँगा। एक गैप के बाद मामू ने वो रूटीन फिर से शुरू कर दी। मामू पढ़ते रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10, 20, 25 रातें हो गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। 26, 27वीं, 28वीं की रातों को भी कुछ नहीं हुआ। 29वीं की रात को एक हवा का झोंका आया और लगा कि आर पार हो गया। मामूल की बात लगी और रफ़ा दफ़ा किया। 30वीं रात को मामू कब्रिस्तान गए, मामूल के मुताबिक दायरा बनाया, बैठे और पढ़ना शुरू किया। अभी 1-2 दफ़ा पढ़ा ही था कि पिछले दिन वाला हवा का झोंका दोबारा आया और नॉर्मल समझ के मामू ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब नज़र उठी तो 2 कम उम्र बच्चियाँ मामू को घूर रही थीं। मामू ये देख के थोड़ा घबरा गए। चलो एक गेम खेलते हैं, एक बच्ची ने कहा और एक मिट्टी का प्याला निकाला और ज़मीन पर रख दिया।
अब मामू को ये देख के घबराहट होने लगी कि ये अजीब बच्चियाँ कब्रिस्तान के बीचों बीच, तो अपनी पढ़ाई तेज़ कर दी। इतने में वो बच्चियाँ कहीं से एक बकरी को बुला लीं और उस छोटे से मिट्टी के प्याले में गायब कर दिया। इसके बाद बहुत सारे जानवरों के साथ उन बच्चियों ने यही किया, कभी शेर तो कभी चीता। अब मामू को समझ तो आ गया था कि मामला ठीक नहीं है, लेकिन वो दायरे के अंदर ही बैठे रहे। मैं अब थक गई हूँ, अब कोई और गेम खेलते हैं, एक लड़की ने कहा। क्या खेलना है? दूसरी ने पूछा। पहली लड़की ने कहा, जैसे हमने ये जानवर इसमें गायब किए हैं वैसे ही इस आदमी को करते हैं, और मामू की तरफ इशारा करते हुए बढ़ने लगी। ये सब मामू से सहा नहीं गया और मामू दायरा छोड़ के भाग गए। मामू भागते रहे और जब गिरने वाले हो गए तो आखिर एक ट्यूबवेल पे आके अपनी सांस पकड़ने के लिए रुके। डरते डरते पीछे देखा तो जान में जान है कि अब पीछे कोई नहीं आ रहा था। मामू घर जाने के लिए मुड़े तो वो दोनों बच्चियां सामने खड़ी थीं। उन्होंने मामू को पकड़ लिया और जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने लग गई, जो कि बर्दाश्त से बाहर था। आखिर ज़हनी कुव्वत जीत गई और उन्होंने मुश्किल से उठ के घर तक पहुंचने की कोशिश की और घर पहुंचते ही बेहोश हो गए। घर वालों ने जब पकड़ा तो शदीद बुखार में मुब्तला थे और जिस्म जल रहा था। डॉक्टर के देखने पर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने एहतियातन दवाइयाँ दे दी। उस दिन के बाद से मामू काफ़ी कमज़ोर रहने लग गए, निढाल जैसे जिस्म में जान ही नहीं है। उन्हीं की फैमिली में एक नूरानी इल्म वाले साहब मौजूद थे। उन साहब के बेटे मामू के घर आए कुछ देने, तो उनको मामू की हालत का पता चला। जाके देखा तो वैसे ही बिल्कुल निढाल पड़े थे। बेटे को वही 2 लड़कियां नजर आईं। उन्होंने लड़कियों से मुखातिब होकर कहा, बस इसको छोड़ दो, अब बहुत खेल लिया तुम लोगों ने, जाओ अब अपने घर। नहीं, हमें और खेलना है, हमारा खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमें और खेलना है, बच्चियों ने कहा। तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो इसको मार दो या फिर इसको छोड़ के चले जाओ, वरना मैं बड़े चाचू को बुला लूँगा। ये सुनकर वो लड़कियाँ ऐसे हंसने लग गईं जैसे मजाक उड़ा रही हों। बेटे ने अब अपने अब्बू को बुलाया और उनको देखते ही वो दोनों लड़कियाँ गायब हो गईं। जैसे ही लड़कियाँ गायब हुई, मामू की तबीयत संभलने लगी और वो बेहतर होने लगे। कमज़ोरी और चोटें तो थीं, लेकिन अब तबीयत कदरे बेहतर थी। बड़े चाचू ने मामू से पूछा, तुमने क्या किया था? कुछ भी नहीं। रूटीन से हटके क्या किया था? बड़े चाचू ने पूछा तो मामू ने बताया कि किस तरह पंडित ने उनको पढ़ने के लिए कुछ दिया था और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ। ये सुनकर बड़े चाचू मामू को डांटने लगे, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इन सब के बारे में इतना इल्म नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी मजबूरी है कि तुमने शुरू कर लिया है। अब मैं क्या करूं? मामू ने पूछा। बड़े चाचू ने कहा, अब तुमने शुरू किया है तो ख़त्म भी करना पड़ेगा। यह सुनना था कि मामू ने मना कर दिया कि मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। बड़े चाचू ने कहा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, तुम जीत सकते हो या हार सकते हो। अगर तुम हार गए तो ये लड़कियाँ तुम्हारे साथ खेलेंगी, तुम्हें तकलीफ़ देती रहेंगी और आखिर में तुम्हें मार के चली जाएंगी। मैं मरना तो नहीं चाहता, मामू ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी निगरानी में ये पूरा करवाता हूँ, बड़े चाचू ने कहा। मामू बड़े चाचू के साथ गए और शुरू से शुरू किया और ख़त्म करने पर उन्होंने उन्हीं 2 जिनों पर कब्ज़ा पा लिया जो 2 लड़कियाँ बन के उनको नज़र आती थीं और नुकसान पहुँचाती थीं। खैर, इसके बाद मामू कुछ इस तरह की चीज़ें करने के काबिल हो गए जो नॉर्मल नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप काला जादू का अमल करेंगे तो शक्ल पे नज़र आता है। बस मामू के चेहरे पे भी झुर्रियाँ आने लग गईं और शक्ल ख़राब होने लग गई। ये नुकसान मामू तक नहीं रुका। जब उनकी बेटी पैदा हुई तो उसकी शक्ल भी ख़राब थी और आखिर कुछ ही अरसे में मामू चल बसे। मेरा बस ये कहना है कि इन चीज़ों के साथ ना खेला जाए। जो उस दुनिया के राज हैं वो अल्लाह के पास ही हैं। हमें जितना इल्म दिया गया है हमें उसको ही पढ़ना चाहिए।